रूटिंग के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह जब रूटिंग करनी है ना तो रूटिंग से पहले आपका डिफ्यूज़र्स का लेआउट तैयार होना चाहिए। इसके रिटर्न ईयर की CFM हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जॉस्ट इसकी भी उतनी ही है और फ्रेश एयर आपको वो याद होगा, हमने कुछ प्रेशराइजेशन की CFM यहाँ छोड़ी थी ताकि इनफिल्ट्रेशन ना हो। तो 803 माइनस, लेकिन हमने ये भी देखना है कि किसी एक जगह को हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना करें। ऐसा ना हो कि एक जगह के ऊपर बहुत कम टकटी हैं और एक जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा टकटी हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जगह जो है, इस जगह के ऊपर ये जो कॉरिडोर है, अभी कॉरिडोर एयर कंडीशन नहीं हुआ। सो ये आप देखें कि ये फॉल सीलिंग का लेवल है हमारे पास, ये 10 फुट पे हमारी फॉल सीलिंग है, उसके ऊपर ये सीलिंग आएगा। इसमें ये आप देख रहे हैं ये कैपिटल बी है, इसको ये बी है। तो इसके नीचे आप देखते हैं कि हमारे पास कितनी जगह है। ये सॉफ्टवेयर है डक्साइजर, इसमें आपने ये देख रहे हैं आप, इवैक्यूए का ये फ्लो रेट है, यहाँ पर फ्लो रेट मांग रहा है आपसे। तो आपकी जो मेन डक्ट है उसका फ्लो रेट आप दे दीजिए 5689 था, और ये मेन डक्ट है ना हमारी, और इसमें वेलोसिटी कितनी है वो बता रहा है 1500 है, तो 1500 कर दीजिए। सो हम जो है वो टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़र्स और प्लेसमेंट एंड साइजिंग ऑफ डिफ्यूज़र्स और डक्ट रूटिंग पे कुछ बात हमने की थी काफ़ी। वो तो बेसिकली कि हमने कनेक्शन निकालने पे ज़्यादा फोकस किया था, किस तरह से है। रूटिंग के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह जब रूटिंग करनी है ना तो रूटिंग से पहले आपका डिफ्यूज़र्स का लेआउट तैयार होना चाहिए। जब आपने रूटिंग करनी है डक्टिंग की तो आपका डिफ्यूज़र्स का लेआउट जो है वो तैयार होना चाहिए। दो हमने इसमें कमरों का भी किया था, 3-154 और 3-156। तो हमारे पास एक कमरे के तो CFM हैं 803, दूसरे के हैं 698, इसके हैं 698। तो 698 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 349 हो गया। अब इसका साइज़ चेक कर लेते हैं कि क्या डिफ्यूज़र का वही साइज़ बन रहा है या डिफरेंट है। 9x9 पे देखते हैं तो 400 की वेलोसिटी के ऊपर हमें 225 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है 12x12 ही चलेगा। तो ये 12x12 ठीक है। इसके रिटर्न ईयर की CFM हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जॉस्ट इसकी भी उतनी ही है और फ्रेश एयर आपको वो याद होगा, हमने कुछ प्रेशराइजेशन की CFM यहाँ छोड़ी थी ताकि इनफिल्ट्रेशन ना हो। तो 803 माइनस 75 माइनस 648, 80 हमने रूम प्रेशराइजेशन के लिए छोड़ी थी, तो 80 ही इसी की भी छोड़ देंगे। तो 349 इंटू 2 माइनस 80 माइनस 75, तो 543 CFM इसके रिटर्न के आए। ठीक है बिशारत, 543 इसका 15 ही साइज चलेगा। बस इसी तरह से आपने इन सम रूम्स का कर लेना है। क्योंकि ये तकरीबन आइडेंटिकल है तो इनका तकरीबन जितना इस कमरे का लोड है ना इतना ही बाकियों का भी है। मे भी एक आधा कमरा थोड़ा सा बड़ा हो तो उससे उसका स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा लोड, लेकिन मोर और लेस जो है वो इतना ही आएगा। बाकी ये ड्राइंग आपके पास है, आप ये दोहरा आपकी अपनी है कि इसमें कितना हिस्सा आप ट्राई करते हैं।
उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे साथ शेयर करें उसको, फिर मैं हल आपको उसका बता दूँगा। थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा आपको। सो ये हमने लेआउट एक डिफ्यूज़र का बना लिया है। एग्जॉस्ट को भी आप कर लीजिए। ठीक है जी। तो अब हमें ये लोकेट करना है कि ये जो डक्टिंग है, जो डिफ्यूज़र्स तो हमने लोकेट कर लिए, उनके CFM भी हमें पता चल गई। अब हमने देखना है कि हमें जो AHU है, एयर हैंडलिंग यूनिट, उसकी जगह कहाँ मिलेगी। तो नॉर्मली ड्राइंग्स के ऊपर एयर हैंडलिंग यूनिट जो है आर्किटेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया जाता है अगर उसने कोई AHU रूम जो है वो डेडिकेट ना किया हो। फ़र्ज़ करें उसने अमूमन वो फ्लोर्स के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे होते कि वो आपको इसमें दें। फ्लोर के ऊपर AHU रूम प्रोजेक्ट्स में दिया भी जाता है, लेकिन बाज़ का जो है वो आपको रूफ़ यूज़ करनी पड़ती है। तो हमारे इस केस के अंदर भी हमें रूफ़ ही यूज़ करना थी। तो उन्होंने जो रूफ़ छत जो है वो पूरा फ्लोर इस तरह से डिज़ाइन किया था कि बाकी बिल्डिंग भी, कि वहाँ छत के ऊपर सारे AHUs रखे जाएंगे और वहाँ से डक्टें नीचे आएंगी हर फ्लोर पे। छत पे इक्विपमेंट, सारा इक्विपमेंट रखने का फ़ायदा ये है कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर आपका सारा इक्विपमेंट आ जाता है, पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड आपका इक्विपमेंट नहीं होता। और जो मेंटेनेंस पर्सनल हैं वो ऑक्यूपाइड स्पेसेस में अपने डर्टी लाइक उनके जो इतने ज़्यादा क्लीनलीनेस तो नहीं ना होती जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके कपड़ों में, तो वो जो एक हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है उसको बड़ा क्लीन रखने के लिए फिर ये बेहतर है कि उसको बिल्कुल सेपरेट किया जाए। ऐसी एरिया इक्विपमेंट्स को ऐसे ही सेंट्रलाइज लोकेशन पे लोकेट कर दें ताकि टेक्नीशियन उधर ही जाएँ, उधर से ही वापस अपने जहाँ भी उनका एक सेंटर है वहाँ पर वापस आ जाए। ठीक है जी। तो ये इसमें भी इसी तरह से ही था। और वहाँ ऊपर से रूफ से डक्ट्स जो हैं वो हर फ्लोर पे आनी थी। जो ये थर्ड फ्लोर था, इस थर्ड फ्लोर के लिए ये वाली शेल्फ जो है ये डेडिकेट की गई थी। अगेन जो भी फ्लोर होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, उसमें आप डिस्कस कर लेंगे आर्किटेक्ट के साथ कि ये रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। इक्विपमेंट लोकेट करने के लिए जगह चाहिए। अगर सेम फ्लोर के ऊपर है तो फिर उसी फ्लोर पे आपको देगा वो जगह, नहीं दे रहा तो फिर रूफ पे देगा या किसी और जगह पे लोकेट करे। फिर वहाँ से आप देखेंगे कि आपकी डक्टिंग जो है वो उसका रूट क्या होगा। क्या वो आउटडोर्स लगेगी या इंडोर्स लगेगी, उसकी प्रोटेक्शन आपने किस तरह से करनी है। तो हमारे केस में ये चूँकि शाफ्ट के अंदर लग रही थी तो, और AHU जो हैं वो रूफ के ऊपर रूफ पे प्लेस होने हैं। तो अब हम यहाँ से इस शाफ्ट में से डक्टिंग को आगे साइज करते हैं। सो यहाँ पर एक हम सिंबॉलिकली जो है वो डक्ट मार्क करते हैं सप्लाई एयर की। जो सप्लाई एयर की डक्ट है ना उसको ये क्रॉस से हम मार्क करते हैं उसका। ठीक है। अब हमें इन जो डिफ्यूज़र्स हैं इनके साथ इस डक्ट को कनेक्ट करना है। तो अब आप देखिए यहाँ से हम डक्ट हम चलाइए, स्लाइटली इसको ऑफसेट करके यहाँ से सीधा ले गए और इधर से ये हम इसको जो मैंने 25% वाला बताया था आपको तरीका, इसको उस तरीके से कर लीजिए।
इसमें आप देखेंगे ये मैंने दीवार से थोड़ा सा हटा के इसको किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में हमें ये नहीं पता होता, किसी स्टेज के ऊपर पता भी होता है कि वो दीवारें जो हैं कौन सी दीवार छत तक जा रही है, कौन सी दीवार ऊपर वाली छत तक जा रही है। तो बेहतर ये होता है कि दीवार से थोड़ा सा हटा के आप करें कि लेटर ऑन अगर उन्होंने छत को ऊंचा भी करना हो किसी वजह से तो वो कर सकें। तो दीवार से ज़रा हटा के आप इसका जो है इसकी डक्टिंग करें। अब इस तरफ आइए, ये आपने ये कर दिया, ये आगे चल जानी है ये यहाँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये मुझे मैंने जो आपको 50-50 वाला रूल बताया था उसको मैंने कोशिश की है कि फॉलो किया जाए, कि यहाँ से जो डक्ट आई है, अब ये इस डक्ट को थोड़ा सा हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रेट हो जाए, एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा एंगुलर ऑफसेट आ रहा है। कि यहाँ इधर से कितने CFM आए हैं ये इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास है जी कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 कमरे हैं 698 वाले, जमा 803। तो हमारे पास 5689 5689 CFM है। ठीक है, ये CFM है हमारे पास, इसको आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए। ये इस डक्ट में आपके पास है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने रिटर्न ईयर की डक्ट चलानी है। अब जब रिटर्न की डक्ट चलाएंगे तो ये एहतमाल है कि रिटर्न की डक्ट जो है वो कहीं ना कहीं से सप्लाई डक्ट के ऊपर से गुजरेगी या नीचे से गुजारेंगे आप, ठीक है। तो रूटिंग करते हुए ये चीज़ भी आपको डिसाइड करनी होती है, बहुत अहम है कि आपने डक्टिंग कौन सी डक्ट जो है उसको नीचे रखना है, कौन सी डक्ट को आपने ऊपर रखना है। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, सम टाइम स्पेस अवेलेबल नहीं होती, तो हमें जिस लोकेशन पे क्रॉस पड़ा हो वहाँ से उस डक्ट को एक को दूसरी के ऊपर से उठा के फिर वापस उसी लेवल पे लेके जाना होता है। बाज़ का जगह हमारे पास होती है तो फिर उस उधर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी डक्ट ऊपर होगी कौन सी डक्ट नीचे होगी, वो रूटिंग को देख के हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और डिफ्यूज़र के कनेक्शंस कहाँ कहाँ से कर रहे हैं ये देख के हम डिसाइड करते हैं। सो वो एक सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि हम डक्ट का रूट एक जो है टेंटेटिव वो ड्रा करें। अब हम रिटर्न का जो है वो रिटर्न को देखते हैं। तो ये रिटर्न की ड्राइव स्टार्ट किया यहाँ से, ये इधर हम आ गए। अब देखें इसमें ये है कि कोशिश करें कि इंडिविजुअल रिटर्न कर लीजिए बजाय इसके कि इन दोनों को कंबाइन करके करें। तो अगर इन्होंने इस एक कमरे की रिटर्न बंद करनी हो तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर इस सिनेरियो में ये है कि आप इनकी इंडिविजुअल ब्रांचेस जो है ना वो इसमें मिला दीजिए। अच्छा, अब आप देखिए कि ये रूट ड्रॉ किया है, कॉरिडोर में ड्रॉ किया है, सप्लाई को अंदर ले गए, ठीक है जी। कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉरिडोर में ही मेन डक्ट्स चलें, अगर रूटिंग वगैरह कोई और प्रॉब्लम ना हो, स्पेस अवेलेबल हो। लेकिन आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट किस किस्म का है, उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो ये चूँकि करीब थे कॉरिडोर के डिफ्यूज़र, इसलिए हमने ये कॉरिडोर में चला दिया। प्लस इसमें एक और भी वजह है, वो ये है कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक प्लम्बिंग शैफ्ट है,
ये आपको शुरू में मैंने बताया था, जिन लोगों ने शुरू से ज्वाइन किया था, कि प्लम्बिंग के जो पाइप्स हैं वो इस शैफ्ट में चलेंगे, इन शैफ्ट्स में चलेंगे। तो इस शैफ्ट के अंदर से नहीं आप डक्ट गुजार सकते। अगर आप ये कहें कि जनाब हम इधर से गुजार देते हैं यहाँ से ऐसे करके, तो ये काम आप नहीं कर सकते। ये प्लम्बिंग शैफ्ट है, इसमें से नहीं गुजार सकते आप। और ना ही आपने कॉलम के अंदर से गुजारनी होती, ये कॉलम है, कॉलम के अंदर से भी नहीं गुजारनी। इसी तरह ही कोई दीवार जो कॉन्टीन्यूस चल रही है, जिस तरह मैंने ये आपको बताया कि इस दीवार के ऊपर डक्ट, तो कोई अगर कहीं दीवार से क्रॉस करना पड़ा तो इस तरह से क्रॉस आप करेंगे दीवार के ऊपर, ऐसे वर्टिकल, उसके बिल्कुल पैरेलल आपने नहीं चलानी डक्ट। ठीक है, अगर चलानी पड़ गई है तो उसको दीवार से थोड़ा हटा के चलाएं, बिल्कुल दीवार के ऊपर नहीं चलाना। ये आप इसको गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कह सकते हैं। सो ये हमने इस तरह से डिफ्यूज़र कनेक्ट किए इसके साथ, और ये हमने ये वाला भी डिफ्यूज़र के साथ कनेक्ट किया है। इसको आगे लेके चलते हैं यहाँ तक। सो ये टेंटेटिव हमने रूट कर लिया है। अब देखें कि यहाँ क्रॉसिंग कहाँ पर आ रही है। अभी एग्जॉस्ट की हमने नहीं की है, एग्जॉस्ट की भी कर लेते हैं। सो एग्जॉस्ट की जो है अगेन इस शेफ्ट को बचा के हम करेंगे। एक तरीका ये है कि ये जो रिटर्न वाली है इसको थोड़ा सा नीचे नीचे कर लें, और इसके साथ हम एग्जॉस्ट की चला लें। लेकिन हमने ये भी देखना है कि किसी एक जगह को हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना कर दें। ऐसा ना हो कि एक जगह के ऊपर बहुत कम डक्टें हैं और एक जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा डक्टें हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जगह जो है, इस जगह के ऊपर ये जो कॉरिडोर है, अभी कॉरिडोर एयर कंडीशन नहीं हुआ। कॉरिडोर की एयर कंडीशनिंग के लिए हमने डक्टें नहीं चलाई। कॉरिडोर में भी डिफ्यूज़र प्लेस होने हैं, उसकी सप्लाई रिटर्न की डक्टें भी चलनी है। तो अगर हम सारी दूसरे एरियाज़ की डक्टें बाहर निकाल निकाल के कॉरिडोर में प्लेस करना शुरू कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी एग्जॉस्ट को कोशिश करें कि अंदर ही चलाएं। तो हम एग्जॉस्ट को जो है वो अंदर ही चलाने लगे हैं। तो ये यहाँ पर हम आ गए। कुछ जगहों के ऊपर जो नॉइज़ है ना वो थोड़ी बढ़ भी जाए तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा ना नॉइज़ हो जाए। इसमें टॉयलेट्स हैं, तो टॉयलेट में हम वो जो 50 वाला मैं आपको 25-75% रेशो वाला कह रहा था, वो अगर स्लाइटली डिस्टर्ब भी हो तो कोई इतना इशू नहीं है। दूसरी वजह ये भी है इसकी कि ये इसके CFM कम होते हैं, तो इसकी ऑटोमेटिकली जो डक्टिंग की वेलोसिटी होती है ना वो कम हमारे पास आ रही होती है, रिड्यूस वेलोसिटी होती है, कम होती है। तो इसलिए उसमें नॉइज़ के चांसेस कम होते हैं, जबकि जो बड़ी डक्टें होती हैं उसमें नॉइज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने ये एग्जॉस्ट की भी डक्टिंग का एक टेंटेटिव रूट ड्रॉ कर लिया है, और इसको हम फिर यहाँ पर अगेन इस जगह पर ले आए हैं जो हमारी शैफ्ट है। एग्जॉस्ट का सिंबल हम जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट तरह से शो करते हैं, लेकिन हम रिटर्न से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको ये दो लाइन्स लगा के, और जबकि रिटर्न जो है वो पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रेक्टेंगल में ही एक सिंगल इंक्लाइन लाइन लगा कर हम इसको करते हैं। ठीक है, सो ये अब आप देख रहे हैं कि जो क्रॉस पड़ रहा है। अच्छा, अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपको कितनी स्पेस अलाउड है, कितनी स्पेस में आप डक्टिंग जो है वो कर सकते हैं। अभी तो ये आपने डक्टिंग अभी साइज नहीं की, सिर्फ रूट बनाया, लेकिन अगेन ये आपके ऊपर है कि आप पहले ऑलरेडी चूँकि हम ये चीज़ देख चुके थे, तो कि आप किस स्टेज के ऊपर उसको देखते हैं कि आपको सिस्टम आपको कितनी हाइट अलाउड है। आप HVAC जो है वो कितनी हाइट यूज़ कर सकते हैं। HVAC डिज़ाइनर जो है वो कितनी हाइट उनको अलाउड है। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन मीटिंग करनी पड़ेगी
या अपने तौर पे आप उनको बता देंगे कि हमें इतनी हाइट चाहिए। अब आप देखते हैं सेक्शन ड्राइंग के अंदर कि आपके पास अवेलेबल कितनी स्पेस कितनी अवेलेबल है, ताकि रूटिंग तो आपने कर ली है, क्या रूटिंग को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं। और साथ ये कि हाइट आप कितनी मैक्सिमम चला सकते हैं, ताकि उसके मुताबिक फिर आप डक्ट साइज कर सकें। एलिवेशन हो गया, ओके, बिल्डिंग सेक्शन। सो ये आप देख रहे हैं कि ये फॉल सीलिंग का लेवल है हमारे पास, ये 10 फुट पे हमारी फॉल सीलिंग है, उसके ऊपर ये सीलिंग वाइड है। इसमें ये आप देख रहे हैं कि कैपिटल बीम है, इसको ये बीम है। सो इसके नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी जगह है। बीम से नीचे हमारे पास 4 फुट जगह है, ठीक है। तो अब ये विद एक्सपीरियंस आपको पता चलता है कि आपको कितनी स्पेस चाहिए मिनिमम, सिस्टम की टाइप क्या है आपकी और आपको कितनी स्पेस चाहिए। तो इसमें आप देखें कि कौन कौन सी सर्विसेज गुजरेंगी इस 4 फुट में से। इस 4 फुट में से इलेक्ट्रिकली केबल ट्रे गुजरेगी, प्लम्बिंग के पाइप्स गुजरेंगे, और फायर फाइटिंग के भी पाइप्स गुजरेंगे। इसी तरह ही टेलीफोन एक्सचेंजेस वगैरह हैं, उनका फायर अलार्म एड्रेस सिस्टम है, उनका स्टाफ एड्रेस सिस्टम है, टेलीफोन है। ये सब केबल्स जो हैं वो यहाँ से गुजरनी है। और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट्स का क्लैश पॉइंट यही है। और सारी प्रॉब्लम पूरे प्रोजेक्ट के मैं तो ये समझता हूँ कि डिज़ाइन के सक्सेसफुल होने और अनसक्सेसफुल होने में इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप ये स्पेस को कितना क्रिटिकली आप प्लान कर लेते हैं। ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में है। जो तरह इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसमें सीलिंग हाइट एनफ अवेलेबल होती है, चीज़ें कोऑर्डिनेटेड होती हैं पहले से ही, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारे कुछ एक टीम काम कर रही होती है। इसमें बिल्डिंग वाले में क्या होता है कि बाज़ का डिफरेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंसल्टेंट्स काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। कोई किसी स्टेज पे काम कर रहा है, कोई किसी स्टेज पे क्लाइंट ने इन्वॉल्व किया। तो बेहतर ये होता है कि एक जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, डिज़ाइन मैनेजर, वो इस सब चीज़ को देखे और सबको एक मीटिंग में बिठा कर ये डिसाइड कर ले कि किसने कितनी स्पेस में काम करना है, ठीक है। तो हमारे केस के अंदर हमें हमारा सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो HVAC वालों को चाहिए होती है, क्योंकि डक्टिंग बहुत बड़ी है। ऐसा एरिया जहाँ पर डक्टिंग नहीं चल पाती है, स्पेस कम है, तो वहाँ पर पाइपिंग वाला सिस्टम भी हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो ये 4 फुट ये हमारे पास जगह है। तो हमें ये याद रखें कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके AHUs का साइज़ क्या है, ठीक है। तो आपको ये स्पेस एलोकेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले ये देखा जाए कि आपके पास जो आपने 5-6 हज़ार CFM का AHU साइज़ किया है, उसके लिए आपको डक्टिंग कितनी चाहिए, ठीक है जी। और प्लस ये भी है कि आपका ओवरऑल बिल्डिंग का अरेंजमेंट, आपको AHU रखने की कितने AHUs रख सकते हैं आप, और जिस AHU की डक्टिंग आपने करनी है उसके CFM कितने हैं, ये बहुत अहम बात है, तभी आप डिसाइड कर सकेंगे। अगर आप पहले ये स्पेस एलोकेट हो गई आपको, तो फिर आप फिर क्या होगा, फिर आपको अपने जो AHUs हैं उनकी कैपेसिटी को लिमिट करना पड़ेगा, उनके एयर फ्लो रेट्स को लिमिट करना पड़ेगा कि जो उस सर्टेन अलॉटेड स्पेस जो सीलिंग वाइड के अंदर आपको अलॉट की गई है उसमें वो डक्टिंग पूरी आ सके, ठीक है जी। सो ये एक बड़े सीनियर इंजीनियर का काम होता है जो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह से हो रही होती हैं, ठीक है जी। सो हम ये बात आपको क्लियर होगी। सो 4 फुट क्या है, और इसके अंदर आप देखेंगे तकरीबन 4 इंच आपको केबल ट्रे के लिए चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेकअप कर लें, केबल ट्रे और लाइटिंग जो है, अगेन लाइटिंग की टाइप किस किस्म की है,
क्या वो इस किस्म की है कि सीलिंग के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है, सीलिंग के अंदर निकली हुई है या लटक रही है, सीलिंग के ऊपर कितनी स्पेस ले रही है। ठीक है, सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप फिर वो अगेन डिज़ाइन मैनेजर के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं, वो सब लोगों को बिठा के कंसल्ट डिज़ाइनर्स को ये चीज़ डिसाइड करता है कि आप कौन कौन, लेट से हम 4 इंच के भी डाल देते हैं। केबल ट्रे है वो किस लेवल पे चलेगी, क्या वो लाइटिंग के साथ चलेगी, सीलिंग से थोड़ा उठ के चलेगी। ठीक है, इसी तरह फायर प्रोटेक्शन है। इसका 3 इंच का पाइप आप कर रहे हैं। 6 इंच आप मिसलिनियस सर्विसेज के लिए कर लीजिए, 6 इंच की जगह 12 इंच कर लीजिए। तो आप देखिए आपके पास कितना बना, 12 और 8 20 और 23, तो इसको आप 24 कर लीजिए। 24 इंच तो ये निकल गया, तो पीछे आपके पास 24 इंच बचा। तो 24 इंच जो है वो समझ आ रही है कि 24 इंच आप 24 इंच में आपको डक्टिंग करनी है। ठीक है जी, 24 इंच हाइट में आपको डक्टिंग करनी है। तो अब हम यहाँ तक आपका कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। बशारत का सवाल है, पहले वो ले लेते हैं। जी बशारत। टॉयलेट का एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट नहीं टॉयलेट्स के हैं, तो यूजली जो पब्लिक टॉयलेट है वो टिपिकल टॉयलेट्स के सारे हैं, तो उनकी एक एग्जॉस्ट है और वो बिल्कुल टॉप टू होकर जाती है, उसकी एक्स्ट्रा डक्टिंग करने के लिए। हाँ ठीक है, वो एग्जॉस्ट टॉयलेट्स में बात का ये होता है कि स्टैक टॉयलेट्स होते हैं, जो नीचे फ्लोर है बिल्कुल आइडेंटिकल फ्लोर्स हों तो उसके ऊपर ही टॉयलेट्स बनाते जाते हैं। ठीक है, तो उधर इसमें तो आसानी होती है, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल फ्लोर्स नहीं थे, यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं थे। और ये जो एग्जॉस्ट है आपको इसमें उन्होंने प्लम्बिंग की शैफ्ट तो दी है, और लेकिन जो एग्जॉस्ट के लिए उन्होंने वो एक सेंट्रल शैफ्ट दे दी ना हमें, तो हम उसको वर्टिकल तो जा नहीं सकते, हमने तो छत तक जाना है। तो छत तक वो जो उसने शैफ्ट दी है यहाँ पर, ये जो शैफ्ट दी है ये प्लम्बिंग की शैफ्ट है, ये वेंटिलेशन के लिए नहीं दी उसने। ठीक है, ऑल्दो हम कोऑर्डिनेट करके उनसे ले सकते हैं, लेकिन हमें देखना ये पड़ेगा क्या ये शैफ्ट नीचे वाले फ्लोर्स तक जाती है या नहीं जाती। और फिर अगेन प्लम्बिंग वालों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि जनाब अब क्या होगा, हम हर हर टॉयलेट को हमें चाहिए होगी तो उनकी स्पेस हमने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो वही कोऑर्डिनेशन आ जाएगी हमने। और फिर इसमें हाँ ये इसका ये है कि वो फिर कहीं ना कहीं तो आपको कंबाइन करनी है ना सारी एग्जॉस्ट, अदरवाइज हर जो 2 वॉशरूम है उनका और नीचे से लेके ऊपर तक आपको या ऊपर जाके कंबाइन करना पड़ेगा डक्टों को। ठीक है ना, या फिर हर शेफ का एक पंखा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मल्टीपल ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट में जो चीज़ सूटेबल हो। ठीक है, बस ये सवाल है। कोई और सवाल है ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन का कोई सवाल नहीं? चलिए। जी सर, मेरा ये सवाल है कि डक्टिंग के अंदर जो बेंड्स आ रहे हैं, रिटर्न पे आपने 90 डिग्री बेंड रखा है और कुछ पे आपने टेपर किया है, तो इससे हमारा कितना तो फर्क आ जाएगा लॉस के अंदर? लॉस देखिए, बैंड इसको हम एल्बो कहते हैं, तो बेहतर ये है कि जहाँ कहीं 45 डिग्री का आ सकता है वहाँ पर 45 का करें। लेकिन ये एल्बोज वगैरह आती हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। ये डक्टिंग सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, और इसमें फिर लेटर ऑन हम जो फ़ैन है, फ़ैन के हॉर्स पावर जो है, फ़ैन का साइज़ करते हुए हम ये चीज़ फिर करते हैं कि उसमें उतना बड़ा फ़ैन या उस पावर का फ़ैन लगाया जाता है, इसके साथ मोटर होती है जो कि इस जो प्रेशर ड्रॉप जो भी हमारा निकला है उसके मुताबिक हम उस प्रॉपर एयर फ्लो जो है वो आखिरी डिफ्यूज़र तक पहुंच सके। सो ये कोशिश तो ये करनी चाहिए कि कम से कम एल्बोज आएँ। बेहतर डिज़ाइन आपका यही होता है जिसमें कम एल्बोज आएँ, लेकिन यह है कि जहाँ कहीं एल्बोज ज़रूरी हैं वहाँ पर हमें देना पड़ती है। अगर हम 245 डिग्री की एल्बोज लगा लें तो वो तकरीबन एक 90 डिग्री की एल्बो के बराबर उसका प्रेशर ड्रॉप होता है। लेकिन अगेन वो उसकी कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि ये एल्बोज
फैब्रिकेट होती है ना, तो उसकी फैब्रिकेशन के लिए मुख्तलिफ डायमेंशन वो यूज़ करते हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की एल्बोज होती हैं। तो उसमें हर एल्बो की जो टाइप होती है उसका भी डिफरेंट होता है। तो जितनी ज़्यादा एल्बो स्मूथ होगी उतना ही उसका प्रेशर ड्रॉप या उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, तो हाँ आपका है कि सवाल? सर मेरा भी फिलहाल यही सवाल है, वो मैं भी शायद आप आगे जाके एक्सप्लेन करें कि हम जो है कौन सी डक्ट को ऊपर रखेंगे, कौन सी डक्ट को नीचे रखेंगे, अगर हमारे पास सीलिंग में इनफ स्पेस अवेलेबल है, जैसे कि स्पायर डक्ट है, फ्रेश एयर डक्ट है, एग्जॉस्ट, इस तरह का। अगर हमारे पास सप्लाई फ्रेश एग्जॉस्ट से डक्ट है तो क्या, दोबारा ज़रा बताइएगा क्या सवाल आपने किया? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास सीलिंग में इनफ स्पेस जो है वो अवेलेबल है, तो इन दैट केस हम लोग कौन सी डक्ट को ऊपर रखेंगे और कौन सी डक्ट को नीचे रखेंगे, मतलब कि इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे कि अगर स्पायर डक्ट को हमने ऊपर रखना है या रिटर्न को, या फ्रेश एयर डक्ट भी होती है, उसके बाद एग्जॉस्ट एयर डक्ट भी होती है टॉयलेट की, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हाँ, इसमें ना देखें कोई प्रेफरेंस नहीं है कि आप कहें कि मैंने कौन सी डक्ट को ऊपर रखना है। ये जो आपने रूटिंग की है ना उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी डक्ट ऊपर आएगी, कौन सी डक्ट नीचे जाएगी। अब आप यहाँ देखिए कि ख़ास तौर पे हम क्रॉसिंग को देख रहे होते हैं। देखें इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि अगर आप देखेंगे सप्लाई की डक्ट है, इधर ऊपर कोई क्रॉसिंग नहीं है, इधर रिटर्न की डक्ट में कोई क्रॉसिंग नहीं है, एग्जॉस्ट में कोई क्रॉसिंग नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ स्पेस में सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर क्रॉसिंग हो रही है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है और नहीं ये बात पता होती जो है वो इंजीनियर्स को समटाइम्स कि किस तरह से इसको करना है। और ये बड़ा ये जो पोर्शन है ना, ये वाला दिस वन, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉसिंग हो रही है। तो अब आप देखिए कि जो सप्लाई की जो डक्ट है वो देखें वो रिटर्न डिफ्यूज़र जो है उसके पास से गुजरी, रिटर्न सप्लाई की डक्ट जो रेड कलर की है रिटर्न के पास से गुजरी, डिफ्यूज़र के तकरीबन ऊपर से गुजरी। तो आप देखिए आपने अगर रिटर्न के डिफ्यूज़र को कनेक्ट करना है रिटर्न डक्ट के साथ, तो सप्लाई की डक्ट रिटर्न से नीचे तो नहीं रख सकते। सप्लाई की डक्ट ऊपर होगी, रिटर्न नीचे होगी, तभी रिटर्न की डक्ट जो है डिफ्यूज़र के साथ कनेक्ट होगी ना। तो आप समझ रहे हैं? तो इस केस में क्या होगा, सप्लाई की डक्ट ऊपर, रिटर्न की नीचे। सो ये एक डिसाइडिंग पॉइंट हो गया आपका यहाँ से ही कि यहाँ से ये गुजरेगी तो ये सप्लाई ऊपर है और रिटर्न की डक्ट नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिफ्यूज़र आपने कनेक्ट करना है। अगर आप इस डिफ्यूज़र को रीलोकेट कर लेते हैं किसी तरीके से, थोड़ा साइड पे हटा देते हैं, तो देन इट इज़ योर चॉइस। अगेन फिर उसके बाद में जब हम साइजिंग करेंगे ना, जब डबल लाइन बनाते हैं, उस वक्त ये चीज़ पे डिसाइड हो जाती है कि किस जगह से डक्ट जो है वो टर्मिनल के ऊपर से गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो हाँ बात समझ आ रही? जी जी आ गई सर। चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा, सो ये हमने डक्ट की रूटिंग हमने कर ली। अब आप चलिए, अच्छा हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो होती है जी, एस्पेक्ट रेशो कौन बताएगा? एस्पेक्ट रेशो हमें ताहा बताएंगे। ताहा कुछ एस्पेक्ट रेशो से मुतालिक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? एस्पेक्ट रेशो क्या होती है? जी सर, लार्जर साइड, जैसे कि अगर हमारे पास 24/12 बना तो 24/12 हमारी एस्पेक्ट रेशो आएगी। हमारे लार्जर जो हमारी साइड है डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड, लार्जर साइड डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड हमारी एस्पेक्ट रेशो आएगी। जी बशारत कोई आप भी काम करते हैं तो कुछ आप एस्पेक्ट रेशो से मुतालिक आप जानते हैं? एस्पेक्ट रेशो का नहीं पता आपको? ठीक है, देखें एक डक्ट है हमारे, मैं डक्ट साइज करता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं आपको एस्पेक्ट रेशो की डेफिनेशन ही बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक डायमेंशन है जी, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इधर 24 इंच
बाई 12 इंच है, ठीक है ना। एक डक्ट ये है 24 बाई 12। तो इसकी जो, अब ये भी बड़ी एक जो है ना वो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि जो डक्ट की विड्थ होती है ना, या जो साइड डक्ट की हमें नज़र आ रही होती है वो साइज़ पहले लिखते हैं। ये आप, ये ड्राइंग का उसूल मैं बता रहा हूँ आपको। जो ड्राइंग के ऊपर जो साइड आपको नज़र आ रही होती है ना, जो भी नज़र आ रही है, हाइट नज़र आ रही है तो इधर पहले हाइट लिखेंगे और फिर बाद में विड्थ लिखेंगे। और अगर ड्राइंग सेक्शन ड्राइंग पे तो आपको हाइट नज़र आएगी, तो हाइट में उसमें आप हाइट पहले लिखते हैं और विड्थ बाद में लिखते हैं। और जो प्लान ड्राइंग होती है उसमें चूँकि आपको डक्टिंग की विड्थ नज़र आ रही होती है तो उसमें आप डक्ट की विड्थ पहले लिखते हैं और डक्ट की हाइट बाद में लिखते हैं। सो इसमें क्या, इस केस में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ये 24 जो है ये दिस इज आर विड्थ एंड 12 इज आवर हाइट, ठीक है। अब अगर विड्थ को हम हाइट पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 2:1 है। ये साइड 2 है, ये 1 है, ठीक है। सो ये तो होगी, आपको पता चल गया। एक डक्ट है वो है 100 बाई 12, ये 96 बाई 12, तो इसकी एस्पेक्ट रेशियो क्या है, 8:1। ये तो बात आपको पता चल गई। सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि अगर हमारी एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा होती जाएगी तो हमारी डक्टिंग की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमारी डक्टिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर हमारी एस्पेक्ट रेशियो बढ़ती जाएगी, डक्टिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। एडवाइजेबल क्या है, एडवाइजेबल ये है कि आप मैक्सिमम जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि 4:1 तक रहें। 4:1 इज़ मैक्सिमम, लेकिन किसी वजह से आपको एक्सीड करना पड़ रहा है तो देन यू कैन मूव टू 5:1, ठीक है जी। बेस्ट क्या होगा फिर, बेस्ट इज़ 1:1, ठीक है जी। जहाँ पर आपके पास स्पेस है वहाँ पर 1:1 यानी दोनों साइड्स इक्वल चलाने की कोशिश करें, वहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल चलाने की कोशिश करें, अदरवाइज कम करते जाएं। और मेजर जगहों के ऊपर आपके पास जगह नहीं होती, आपको हाइट कम करनी पड़ती है, ठीक है ना जी। ये एस्पेक्ट रेशियो से मुतालिक कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। सर मेरा ये सवाल है कि जो मैंने अभी तक सुना था उसमें ये मैंने सुना था कि अगर आपकी जो 1:1 है ना, तो इसका मतलब वो आइडियल केस है, तो उस केस में आपकी ज़्यादा डक्टिंग कॉस्ट होगी या मटेरियल ज़्यादा यूज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप हमारी आइडियल केस वो होता है जिसके अंदर आपकी डक्टिंग कम यूज हो। तो अच्छा 1:1 में कम डक्टिंग हो रही है। हाँ, सबसे कम डक्टिंग 1:1 में होगी। अभी मैं आपको बताता भी हूँ कि कैसे होगी, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, बिशारत आप बताएं, भूल गए। कि जो 1:1 है ये तो सारा रेक्टेंगल आ जाता है, तो स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आ हाँ गया, जी, लेकिन स्क्वायर का तो बहुत ही कम रेयर। इसीलिए रियली होता है कि जब आप स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं तो आपको हाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी। विड्थ को आप हाइट में ले लें कुछ को, अब फॉल सीलिंग से ऊपर आपके पास बड़ी लिमिटेड हाइट है, तो इसलिए मेजॉरिटी रेक्टेंगुलर ही चलती है। हाँ जी, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर, मतलब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। ओके, सो एस्पेक्ट रेशियो भी मैंने आपको बता दिया, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बता दिया। डक्ट रूटिंग एस्पेक्ट रेशियो होगी। अब साइजिंग ऑफ डक्ट सिस्टम्स की बात आ गई। लेकिन डक्ट साइजिंग के लिए हमें एशरे की रिकमेंडेशंस पे जाते हैं दोबारा से। उस दिन आपने ये आउटलेट्स, जो इनलेट आउटलेट डिफ्यूजर्स का पढ़ा था, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि डक्ट के अंदर आपको क्या वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, एशरे की क्या रिकमेंडेशन है। तो इसमें ये कहता है मेन डक्ट की लोकेशन पूछ रहा है आपसे, कहता है इन शैफ्ट और अबव ड्राई वॉल सीलिंग।
शैफ्ट आपने देखी है, जो वर्टिकल शैफ्ट है उसमें अगर है तो फिर नॉइज़ क्राइटेरिया क्या है, जो नॉइज़ क्राइटेरिया उसके अगेंस्ट रेक्टेंगुलर डक्ट में ये वेलोसिटी होगी। अगर नॉइज़ क्राइटेरिया 35 है तो ये, अगर 25 है तो ये, ठीक है। आगे सर्कुलर का भी दे दिया उसने। अब अबव सस्पेंडेड अकूस्टिक सीलिंग, यानी अगर फॉल सीलिंग हुई हुई है, अगर फॉल सीलिंग हुई हुई है तो क्या होगा, उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में ये है 45 चाहिए तो ये 35 और 25 के लिए ये। डक्ट लोकेटेड विद इन ऑक्यूपाइड स्पेस, ऐसे एरिया जहाँ पर डक्टिंग, जहाँ पर फॉल सीलिंग है ही नहीं, तो वो जो डक्ट है वो स्पेस में ही लगी हुई है ना, तो स्पेस ही होगी वो, तो उसमें वो ये क्राइटेरिया कह रहा है, उसमें वेलोसिटी कम है, ठीक है। ये मेन डक्ट का उसने बताया है। और ब्रांचेज में क्या कहता है, ब्रांच डक्ट शुड हैव एयरफ्लो वेलोसिटीज ऑफ 80%, अबाउट 80%, एंड वेलोसिटी इन फाइनल रनआउट्स टू आउटलेट शुड बी 50% ऑफ वैल्यूज और लेस। यानी जो ब्रांच से, जो मेन से एक ब्रांच निकली है उसको 80% पे साइज कर दें वेलोसिटी पे, और जो फिर उससे ब्रांचें डिफ्यूज़र को निकली हैं उसको 50% पे कर दें, ठीक है। हम अमूमन ये करते हैं, अमूमन जो है हो रहा होता है वो 1200 से 1500 एफपीएम पे डक्टिंग साइज हो रही होती है। कितने पे? 1200 से 1500 पे, ठीक है। ये 950 से ये 1450 इसके दरमियान, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। अमूमन हमारे पास फॉल सीलिंग होती है तो हम इसी को ही कंसिडर कर लेते हैं। ये 1200 से लेकर तकरीबन 1500 तक, यानी 25 से लेकर 30 नॉइज़ क्राइटेरिया तक अप्रॉक्सीमेटली हम साइज कर रहे होते हैं, 1200 एफपीएम से 1500 एफपीएम तक, ठीक है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड है उसकी बात मैंने आपके सामने रख दी, ठीक है। तो हम भी यही करेंगे, बेहतर ये है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं ना, ये 25 और 35 है, तो हमें कितना नॉइज़ क्राइटेरिया चाहिए था पेशेंट रूम में। पेशेंट में हमें 30 चाहिए था, ठीक है। तो 30 अगेन वही बात आ गई, 25 और 35 है तो इसकी रेशो निकाल के इधर इसकी रेशो निकालेंगे तो आपके पास 1500 एफपीएम आ गया, ठीक है। तो मेन डक्ट में आपके पास 1500 एफपीएम हो गया, और ब्रांच डक्ट में इसका 80% अगर हम करें तो ये बनता है जी 1500 इंटू 0.8, ये 1200 एफपीएम। और रन आउट डक्ट ये 50% था तो ये 750 एफपीएम और लेस, ठीक है ना, 1500 एफपीएम और लेस। तो ये हमें देख इसके मुताबिक हम साइज करेंगे। सो वेलोसिटीज डिटरमिन हो गई नॉइज़ क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर, वेरी सिंपल। अब आप एक वो ओपन कीजिए, मैं शेयर कर दूंगा डक्ट साइजर। ये सॉफ्टवेयर है डक्ट साइजर, इसमें आपने ये देख रहे हैं आप, मैक्वे का ये फ्लो रेट है, यहाँ पर फ्लो रेट मांग रहा है आपसे, तो आपकी जो मेन डक्ट है उसका फ्लो रेट आप दे दीजिए 5689 था, और ये मेन डक्ट है ना हमारी, और इसमें वेलोसिटी कितनी है वो बता रहा है 1500 है, तो 1500 कर लीजिए, 1500 वेलोसिटी आ गई। ये उसने इक्विवेलेंट डायमीटर दे दिया कि सर्कुलर चलानी है तो 26.4 इंचज़ आपको साइज चाहिए होगा, इसको राउंड कर लें तो 28 हो जाएगा। डक्ट साइज अब ये रेक्टेंगुलर का मांगता है हमसे, तो हमारे पास हमें एक साइड इसको देनी है, हमने एक साइड इसको देनी है, दूसरी साइड ये हमें बताएगा। तो डक्ट साइज जो है हमारे पास 24 इंच जगह थी, तो अभी स्टार्ट विद हम इसको देखते हैं कि 12 इंच पे क्या साइज देता है। तो 12 इंच पे 56 का साइज देगा दूसरा, ये देख रहे हैं आगे एक साइड दी है तो दूसरा 56 दे दिया है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम 12 चौके 48 करें तो 1:4 हो गया, तो ये तो 1:5 तक पहुंच रहा है, तो ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। तो अब देखें 14 के साथ देंगे तो 45, इसको 16 के साथ देते हैं तो ये 38/16 हो गया, ठीक है। तो ये 16 किया कितना होता है 48, तो 1:3 बन रहा है इसका एस्पेक्ट रेशो,
ठीक है ना। सो इस हिसाब से ये ठीक है, लेकिन इसको हम 14 पे रख के कर देते हैं कि हमने रिटर्न की डक्टिंग भी देखनी है ना, उसका साइज़ क्या आएगा, वो ओवरलैप कहाँ से करेगी, क्या जगह बचेगी या नहीं बचेगी। तो इनिशियली हम इसको 45/14, सो इसको राउंड कर लेंगे, या 45 की बजाय 46 कर लेंगे आप इसको, ठीक है ना। ये और साइजेस नहीं चलाते, चला भी सकते हैं, लेकिन नॉर्म ये है कि इवन साइजेस चलाई जाती हैं टू कीप थिंग्स सिंपल। तो 46/14 आपके पास ये साइज़ आ गया, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। फोर्टी सिक्स बाई 14, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे चले और फिर ये दो में डिवाइड हो गई है, राइट गई है और लेफ्ट गई है। राइट में अब हमारे पास है जी 1 2 3 4, 349 इंटू 8, 2792 CFM है हमारे पास। अब इसके लिए क्या साइज होगा, इधर जाइए, यहाँ पर CFM चेंज कर दें 2792, तो आप देखें ये 14/21 आ गया है, ठीक है ना। इसको आप नहीं, ये चूँकि ब्रांच है, आप देखिए इसमें उसने हमें कहा कि 1200 FPM जो है वो आप रखिए 1200। तो अब यहाँ पर क्या है, 26/14 हो गया, ठीक है ना। ये 26/14 आपने कर लिया। इस तरह से आप ये CFM की बेसिस के ऊपर सारी डेट साइज कर लेंगे, ठीक है।